सिंचाई प्रणाली पर ये आपका एक टॉपिक है थर्ड पेपर में एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और यहाँ से हर बार एक दो प्रश्न आते हैं, 12 नंबर वाले में भी और 8 नंबर वाले पे भी। तो आइए इसको देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। कृषि जनगणना 2010-11 के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार भारत का कुल जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र है, 64.7 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से अधिकतम अर्थात इतने मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, जो कृषि होती है, वो सिंचाई पर आधारित है। अधिकतम जो है 45% नलकूप के द्वारा, जिसमें 30.5 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा आता है। उसके बाद नहरों का स्थान है 15.6 मिलियन हेक्टेयर, और उसके बाद कुओं का स्थान है 12.6 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है अन्य स्रोतों द्वारा साझा किया जाता है। सिंचाई कृषि के प्रयोजन के लिए कृत्रिम साधनों के माध्यम से भूमि को पानी उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये परिभाषा है सिंचाई की। भारत में जल या सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व के जल संसाधनों में भारत का हिस्सा केवल 4% है। हालांकि यह विश्व की आबादी का 17% योगदान देता है, आबादी की बात करें, लेकिन हिस्सा अगर जल संसाधनों की बात करें तो मात्र 4% है। इसमें भी काफ़ी विभिन्नता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखा जाए तो। कृषि में जल उपयोग दक्षता बहुत कम है। कितना है ये? लगभग 38%। अर्थात 38% का उपयोग तो कृषि में हो जाता है, बाकी का जो जल है वो संरक्षित न होने के कारण बर्बाद हो जाता है, उनका यूज़ नहीं हो पाता है। तो वर्तमान में जो प्राथमिकताएं हैं जल संसाधन संरक्षण की या जल जीवन मिशन आदि जो भी है, उसमें जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जल को हम संरक्षित करके रखें, ताकि आपात स्थिति में या फिर सिंचाई की ज़रूरत पड़ने पर जब जल की कमी हो जाए, जल संसाधनों की कमी हो जाए, तो वर्षा जल का संरक्षण या अन्य जलों को बचा करके हम रखें, ताकि कभी भी सिंचाई की दिक्कत ना आए, कृषि को कोई समस्या उत्पन्न न हो। शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 65 MHA है। भारत में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है 141 MHA है, मतलब अर्थात मिलियन हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 65 मिलियन हेक्टेयर। तो अगर बोए गए कुल क्षेत्रफल के तुलना में देखें तो आधे से भी कम जो है वो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल जो है वो राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये राज्य सूची में रखा गया है। भारत में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जो 4 महीनों के दौरान केंद्रित होती है। एक वर्ष में कुल वर्षा का लगभग 75%। अर्थात यदि बात करें तो कुल वर्षा अगर देश में देखें औसतन, तो ये 4 महीने ही प्राप्त होती है वर्ष के 12 महीनों में जनसंख्या में, और इन 4 महीनों में वर्षा का 75% हमें प्राप्त हो जाता है। बाकी का 25% अन्य मौसमों में जो छुटपुट वर्षाएं होती हैं उसमें प्राप्त होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण पूरे देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। 1951 की जनगणना, क्योंकि जल पर दबाव, जल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, 1951 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यह घटकर 1545 घन मीटर ही रह गई है। जलवायु परिवर्तन, नदी प्रदूषण, घटते भूजल संसाधन भारत में पानी से संबंधित अन्य प्रमुख समस्याएं हैं। तो जनसंख्या के दबाव से तमाम, चाहे नगरीकरण हो, उसके कारण वनों का विनाश, अन्य विकास कार्यों के माध्यम से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि जलों का अभाव होता जा रहा है, जल संसाधनों की कमी होती जा रही है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है, जहां कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 85% अर्थात 139.90 मिलियन हेक्टेयर पहले ही बनाया जा चुका है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र देश में लगभग 80% पानी की खपत करता है। ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र अकेले 80% पानी की खपत कृषि क्षेत्र में होती है।
इसके अलावा जो अन्य देश हैं, चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख कृषि देशों की तुलना में एक इकाई खाद्य फसल का उत्पादन करने के लिए 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग भारत करता है। तो इन देशों में जो जल संसाधनों के संरक्षण और जो सिंचाई प्रणाली है वो भारत की अपेक्षा काफ़ी दक्ष है। सिंचाई के क्या लाभ होते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था का बहुमत कृषि आधारित है, लेकिन मिट्टी में विविधता और नमी की मात्रा सिंचाई को एक आवश्यक पहलू बनाती है। मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए मानसून की प्रकृति अनिश्चित होने के कारण सिंचाई का विकास आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए उड़ीसा, बिहार में किसान खेतों में सिंचाई की कमी के कारण गरीबी से त्रस्त रहते हैं। सिंचाई की व्यवस्था होने से पौधों को पानी देंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उपज की उसमें वृद्धि होती है। जैसे एक ही भूखंड में चीन अपनी कुशल सिंचाई के कारण भारत की तुलना में 3 गुना अधिक फसल पैदा करता है। बढ़ती आबादी, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बढ़ाने के लिए सिंचाई की बढ़ती मांग, औद्योगिकरण, बिजली उत्पादन, तेजी से शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित वर्षा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जल परिदृश्य अब तेजी से बदलता जा रहा है, तो नीति नियंताओं के चिंता का भी विषय बन रहा है। यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों में सिंचाई की और जल संसाधन प्रबंधन की नई नई प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की सिंचाई के क्या क्या तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, जिन पर जोर दिया जा रहा है, वो क्या क्या हैं? सतही सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और उप सतह सिंचाई विधियाँ ये प्रमुख विधियाँ हैं। ये क्या विधियाँ हैं, इनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। तो सिंचाई की प्रत्येक विधि के अपने फायदे और नुकसान हैं। इस प्रकार यह उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि किसे वह चुनता है। सभी कारकों और स्थानीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद एक विशेष विधि चुनने की सिफारिश की जाती है। जैसे सतही सिंचाई, तो सतही सिंचाई मिट्टी की सतह पर पानी के गुरुत्वाकर्षण प्रवाह के माध्यम से एक क्षेत्र में पानी का वितरण है। सतही सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत खेतों में सीमांत पट्टी, बॉर्डर, चैक या क्यारी और कुंड बनाकर सिंचाई की जाती है। उपयोग की जाने वाली सामान्य सिंचाई संरचनाएं जैसे रिल सिंचाई या रिले सिंचाई, सीमा या नाली सिंचाई भी इसके अंतर्गत ही आती है। दूसरे शब्दों में सतह सिंचाई सिंचाई तकनीकों के एक व्यापक वर्ग को संदर्भित करता है जिसमें पानी को ओवरलैंड के माध्यम से प्रवाह के साथ खेत में भेजा जाता है। जैसे ये आपका खेत है और यहाँ पे एक कुंड बना दिया, यहाँ पे पानी आकर के वर्षा का जल या फिर जो विभिन्न माध्यमों से जल प्राप्त होता है वो जल यहाँ पर आकर के रुक गया, यहाँ पे जल ठहर गया। ठीक है, अब यहाँ से जल जो है वो थोड़ा गहराई में, ये क्या होगा, थोड़ा ऊंचाई में होगा। जब यहाँ से जल प्रवाहित होगा तो सीधे खेतों में पौधों तक पहुँचेगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊंचाई पे कुंड बने होंगे और यहाँ से जो जल है रिस कर जो है वो आपके पौधों तक पहुँचेगा। ठीक इसी तरीके से नाली के द्वारा ये बॉर्डर पे नालियाँ बना दी जाएंगी, नाली बॉर्डर बन जाएगी और यहाँ से जो जल रिसेगा वो क्या होगा, पौधों तक पहुँच जाएगा, जो इनके नज़दीक पौधे होंगे। ये क्या है, सतही सिंचाई है। सतही सिंचाई के क्या लाभ हैं? तो वर्षा जल का सर्वोत्तम उपयोग होता है। सतही सिंचाई प्रणाली होने से आपके खेत को इस तरह से आकार देने में मदद मिलती है जहां प्राकृतिक जल प्रवाह विश्वसनीय रूप से आपके पौधों को सिंचित करता है, पौधों के जड़ तक पहुंचता है। इस कारण से सतही सिंचाई भूखंड वर्षा जल का उपयोग करने में बहुत प्रभावी होते हैं। जल प्रवाह के लिए भूमि को पहले ही अनुकूलित किया जा चुका है। सबसे आसान और किफ़ायती है। इसे काम करने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नालियों के माध्यम से या कुंड के माध्यम से ही आपका काम हो जाता है। तो इसलिए लागत प्रभावी भी है। उप सतह या अधोसतही सिंचाई यह एक ऐसी विधि है जिसमें सिंचाई जल भूमि की ऊपरी सतह के नीचे की सतह में छिद्रयुक्त पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसको सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई की इस पद्धति में सतही सिंचाई की तुलना में बहुत कम सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सतही सिंचाई में क्या है, कुंड मान लीजिए टूट गया या फिर कुंड की जो दीवारें हैं वो धसक गई
या फिर नालियाँ हैं वो टूट गई किसी कारण। लेकिन इसमें उप सतह या अधो सतही सिंचाई में चूँकि पाइप के माध्यम से जोड़ते हैं एक कुंड को दूसरे कुंड से, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा होती है, संरक्षित रहता है ज़्यादा ये। तो सिंचाई की इस पद्धति में सतही सिंचाई की तुलना में बहुत कम सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसके अतिरिक्त सतही संतृप्ति और अपशिष्ट अपवाह का बहुत कम जोखिम हो सकता है। उप सतह सिंचाई का क्या लाभ है? तो कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है और जीवन प्रत्याशा से में भी इसमें वृद्धि होती है। पानी और विटामिन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग होता है, बह कर नहीं जा पाता है, पौधों तक पहुंचता है। बीमारियों के प्रसार को कम करने और खरपतवार संक्रमण में मदद मिलती है। तो ये जो है जीवन की प्रत्याशा जो पौधों की है उसमें वृद्धि करती है, बीमारियों के प्रसार को कम करती है, उनमें पोषण युक्त जो पदार्थ हैं उनको पहुंचाने में मदद करती है। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई फसलों को उगाने के लिए सबसे कुशल और अनुशंसित पानी और पोषक तत्व वितरण प्रणाली है। इसमें माना जाता है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो जल का है सर्वोत्तम उपयोग होता है। जल संरक्षित तरीके से जल की बर्बादी के किए बिना पौधों को उपयुक्त मात्रा में जल प्रदान किया जाता है। यह सही समय के अनुसार सीधे पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी और विटामिन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे प्रत्येक पौधे को ठीक वही मिलता है जो बेहतर रूप से विकसित हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलता है। सिंचाई की इस पद्धति से किसान पानी के साथ साथ उर्वरकों, बिजली और यहाँ तक कि फसल सुरक्षा उत्पादों की बचत के साथ साथ अधिक पैदावार भी कर सकते हैं। ये ड्रिप सिंचाई है, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। पौधों के पास पाइप के माध्यम से जल जो है छिद्र के माध्यम से पौधों की जड़ों में सीधा पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है? ड्रिप सिंचाई है। और यह है स्प्रिंकलर सिंचाई। यहाँ पर देखिए एक जो पाइप है उसके माध्यम से बौछार की जाती है पौधों पर ताकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति होती रहे। इसको भी जल संसाधन संरक्षण की एक महत्वपूर्ण और सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त प्रणाली माना जाता है। इसको कहते हैं स्प्रिंकलर या बौछार सिंचाई। तो इन दो सिंचाइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्रिप सिंचाई फसलों को उगाने के लिए सबसे कुशल और अनुशंसित पानी और पोषक तत्व वितरण प्रणाली है। यह सही और समय के अनुसार सीधे पौधे की जड़ क्षेत्र में पानी और विटामिन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे प्रत्येक पौधे को ठीक वही मिलता है जो बेहतर रूप से विकसित हो। सिंचाई की इस पद्धति से किसान पानी के साथ साथ उर्वरकों, बिजली और यहाँ तक कि फसल सुरक्षा उत्पादों की बचत के साथ साथ अधिक पैदावार भी कर सकते हैं। लाभ क्या है इससे? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारी जल वित्तीय बचत होती है क्योंकि कोई वाष्पीकरण नहीं होगा। इस माध्यम से जब ड्रिप डायरेक्ट जो है जड़ तक पहुँचेगा तो वाष्पीकरण में जो जल की हानि होती है उसका बचाव होगा। कोई अपवाह नहीं होगा, बेवजह का कोई अपशिष्ट भी नहीं होगा, बहकर नहीं आएगा। ऊर्जा की बचत क्योंकि यह कम दबाव पर निर्बाध रूप से काम करती है, एक छिद्र की आवश्यकता केवल होती है। लिंचिंग के बिना उर्वरक और फसल सुरक्षा का प्रभावी उपयोग होता है। 100% भूमि उपयोग इसमें करने में व्यक्ति सक्षम होता है क्योंकि यह किसी भी स्थलाकृति और मिट्टी के प्रकार में समान रूप से सिंचाई करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है। मौसम पर कम निर्भरता इससे होती है, अतिरिक्त स्थिरता और जोखिम में कमी होती है। इसके अलावा छिड़काव सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन, आपको मैंने चित्र में दिखाया जैसा कि स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति बरसात की बौछार का एहसास देने वाली सिंचाई पद्धति है। इस पद्धति में पानी को प्रेशर के साथ पाइप के जाल द्वारा नेटवर्क द्वारा वितरित कर स्प्रिंकलर के नोजल तक पहुंचाया जाता है, जहां से यह एक समान वर्षा की बौछारों के रूप में जमीन में फैलता है। स्प्रिंकलर से प्रभावी सिंचाई छोटे और बड़े क्षेत्रफल में एक समान होती है और हर प्रकार की स्थिति के लिए उपयुक्त है। यह पद्धति सिंचाई की जा सकने वाली हर प्रकार की मृदा में अपनाई जा सकती है। छिड़काव सिंचाई के भी लगभग वही लाभ हैं। समान जल वितरण के कारण उच्च दक्षता होती है। इससे विस्तृत भूमि समतलन की आवश्यकता नहीं है। इससे भूमि कैसी भी हो, समतल न भी हो, तब भी इस सिंचाई के माध्यम से, बौछार के माध्यम से पौधों को जल पहुंचाया जा सकता है। मिट्टी की अंतःस्यंदन क्षमता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसे सिंचाई उपकरण के माध्यम से उर्वरकों और कीटनाशकों का आसान और एक समान अनुप्रयोग सक्षम हो जाता है। सिंचाई के क्या लाभ होते हैं? अब ये तो सिंचाई के प्रकार हो गए। क्या लाभ होते हैं? तो सिंचाई से नकदी फसलें उगाना संभव हो जाता है।
जो किसानों को सिंचाई के अभाव में उगाई जाने वाली सामान्य फसलों की तुलना में ज़्यादा या सही लाभ देती है। सिंचाई से भूजल भंडारण में सुधार होता है, क्योंकि रिसने के कारण पानी की हानि भूजल भंडारण में जुड़ जाती है। बड़ी आबादी को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अकाल के समय नए सिंचाई कार्य शुरू किए जाते हैं। इन कार्यों को अकाल कार्यों के रूप में भी जाना जाता है। वनस्पति के उचित पोषण के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा अपर्याप्त है तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति में कमी हो सकती है। अपर्याप्त वर्षा के कारण उत्पन्न हुई इस कमी को दूर करने के लिए ही सिंचाई का प्रयास किया जाता है। इसलिए शुष्क वर्षों में जहाँ जब बारिश नहीं होती है तो सिंचाई में बचाव भी शामिल है, अर्थात सिंचाई के माध्यम से सूखे के प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है। सिंचाई पौधों की उपज को बढ़ाती है और लोगों या किसानों को समृद्ध बनाती है। यह देश को खाद्य जरूरतों में आत्मनिर्भर अनुभव करने में मदद करता है। कभी कभी बड़े पैमाने पर सिंचाई के चैनलों को संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पन बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। घरेलू लाभ सिंचाई से नहाने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि की सुविधा मिलती है और साथ ही मीठे पानी के संचलन में भी सुधार होता है। सिंचाई का महत्व क्या है? तो सिंचाई के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। इससे फसल सघनता में वृद्धि होती है, विविधीकरण होता है, विभिन्न प्रकार की फसलें आप उगा सकते हो, उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये सभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। फसलों की विविध जल आवश्यकताओं की पूर्ति होती। विभिन्न फसलों की विभिन्न जल आवश्यकताओं को केवल सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। उनकी ज़रूरतों के अनुसार आपदा प्रबंधन में सिंचाई की मदद से बाढ़ और सूखे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है उत्पादकता बढ़ा करके। लचीलापन, ग्लोबल वार्मिंग ने सूखे, बाढ़, गर्मी की लहरों और अन्य चरम घटनाओं की आवृत्ति तीव्रता में वृद्धि की है। इसके आलोक में उचित सिंचाई नेटवर्क किसानों को ऐसी जलवायु प्रेरित परिवर्तनशीलता से बचा लेते हैं। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कम उत्पादकता के कारण सूखा और अकाल पड़ता है। सिंचाई कम वर्षा में भी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। असिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि पर उत्पादकता अधिक होती है। विभिन्न जो सिंचाई प्रणालियां हैं भारत में, कुएं की बात सब आती है तो भारत में प्राचीन काल से ही कुओं से सिंचाई होती रही है। 1950-51 में करीब 50 लाख कुएं थे। अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 12 लाख करीब 12 लाख हो गई है। कुओं की संख्या आपको पता है कि घट रही है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में अच्छी सिंचाई के तहत भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। नलकूपों की बात करें तो नलकूप गहरे कुएं होते हैं जिनमें से विद्युत मोटर या डीजल इंजन द्वारा संचालित पंपिंग सेट के माध्यम से पानी उठाया जाता है। नलकूप ही वे कारण है जब कुओं की संख्या में जो भारी कमी देखी गई है उसका कारण है नलकूपों का कुओं का स्थान ले लेना। लगभग 11 लाख नलकूपों के साथ तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक संख्या में नलकूप हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा का स्थान है। फिर तालाब की बात करें तो वे आमतौर पर आंध्र प्रदेश, दक्कन पठार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में उपयोग किए जाते हैं। तालाबों के माध्यम से सिंचाई करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे ग्रामीण समुदायों और पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराना, भूजल स्तर को फिर से भरना, ऊपरी मिट्टी का संरक्षण और अन्य कामों में। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न कारणों से देश में टैंक जल सिंचाई में गिरावट आई है। ठीक है, तालाब से सिंचाई में गिरावट आई है। नहरें, भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। नहरें बड़े जल स्रोत या नदी से दूर के स्थानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों से निकालने वाले चैनल हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप्लावन, दूसरा बारहमासी। आप्लावन नहरें बिना किसी नियमन प्रणाली की नदियों से निकाली गई नहरें हैं। बारहमासी नहरें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक वीयर प्रणाली के साथ बारहमासी नदियों से निकलने वाली नहरें हैं। सिंचाई क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? तो भारत में वर्षा और जल उपलब्धता में एक बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन देखा जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता बहुत ही खराब है, चाहे वो पूंजी के कारण हो चाहे तकनीक के कारण हो। हमारे पास एक दोषपूर्ण भूजल नीति है, इसको सुधार की आवश्यकता है, जिस पर वर्तमान में भारत सरकार काफ़ी योजनाओं के माध्यम से ऐसा कर रही है। पानी की प्रतिस्पर्धी मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सतही जल के अत्यधिक दोहन से जल निकासी की समस्या आ रही है।
जल का अत्यधिक उपयोग भी एक समस्या है। उत्तर पश्चिमी राज्यों यथा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में हाल ही में घट रहा भूजल स्तर इसका परिणाम है। हरित क्रांति जैसी क्रांति ने खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई का उपयोग किया, लेकिन इसने राष्ट्र में एक आर्थिक विभाजन भी पैदा किया। उदाहरण के लिए पश्चिमी राज्य अपने पूर्वी समकक्षों की तुलना में अधिक समृद्ध हैं। मिट्टी की गुणवत्ता को यह कम करता है, जल जमाव, लवणीकरण और अन्य संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की ओर जाता है। सुधार के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई। हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल स्रोत वितरण नेटवर्क और कृषि स्तर के अनुप्रयोगों में एंड टू एंड समाधान प्रदान करना है। यह योजना जल संचय और जल सिंचन के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का दोहन करके सुनिश्चित सिंचाई और सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए स्रोत बनाने पर केंद्रित है। पहल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक प्रति बूंद अधिक फसल है। यह सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप, पिवोट्स, रेन गन्स आदि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फसलों के जड़ क्षेत्र को लक्षित तरीके से पानी उपलब्ध कराकर सटीक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। सूक्ष्म सिंचाई कोष सरकार ने नाबार्ड के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया है। इस कोष का उद्देश्य देश में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। बारानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य उपयुक्त कृषि प्रणाली आधारित दृष्टिकोणों को अपनाकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता को स्थायी तरीके से बढ़ाना है। जल शक्ति मंत्रालय पहले के मंत्रालयों को पुनर्गठित करके सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन जनवरी 2006 में शुरू की गई पिछली सूक्ष्म सिंचाई योजना के अलावा जून 2010 में इसको शुरू किया गया था। क्या किया जा सकता है, सिफारिशें हैं, तो समस्याओं को देखते हुए निम्नलिखित बातें या सिफारिशें या सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कृषि विकास में तेजी लाने और खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंचाई प्रणाली के विस्तार के लिए बड़ा सार्वजनिक और निजी निवेश, सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में अधिक दक्षता, प्रमुख लोगों को इसके लिए शिक्षित किया जा सकता है। प्रमुख और मध्यम स्रोतों से सिंचाई क्षमता का तेजी से दोहन करना, चल रही परियोजनाओं को पूरा करना दक्षता के साथ, सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार और पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार और उच्च लागत वाले डीजल पंप सेटों को बदलना, सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना। मूल गाडगिल जो फार्मूला था जो राज्य योजनाओं के लिए बड़ी और मध्यम सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए कुल संसाधन का 10% निर्धारित करता है, उसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उर्वरक सब्सिडी की बचत का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई विस्तार के लिए अनुदान के रूप में राज्यों को दिया जाना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर आधारित ड्रिप सिंचाई तकनीकी जैसी उच्च तकनीक वाली सिंचाई प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिसमें 25% रासायनिक उर्वरकों को बचाने, उपयोग किए गए पानी को आधा करने और पैदावार को लगभग दोगुना करने की क्षमता साबित भी हो चुकी है। एक व्यापक वाटरशेड प्रबंधन योजना तैयार करने और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। अन्य सुझाव, सिंचाई प्रणाली हालांकि महत्वपूर्ण है लेकिन इसे टिकाऊ बनाया जाना चाहिए और पानी का तर्कसंगत उपयोग किया जाना चाहिए। पश्चिमी क्षेत्रों को कम पानी वाली फसलें उगानी चाहिए। कम या बिना सिंचाई वाले क्षेत्र को वास्तव में सिंचाई प्रदान करने के लिए लक्षित किया जाना चाहिए। यह समुदाय आधारित होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। प्रति बूंद अधिक फसल जैसी योजनाएं एक अच्छा कदम है। इसलिए कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते सिंचाई पद्धतियों, इसके तत्व का उपयोग और दीर्घकालिक आवश्यकता और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी से विकसित किया जाना चाहिए। अभ्यास प्रश्न इनमें से काफ़ी आ भी चुके हैं एग्जाम में। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई में अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी भारतीय कृषि के संदर्भ में लाभ बताइए। दूसरा, भारतीय कृषि में सिंचाई को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार की तरफ से इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तीसरा, भारतीय कृषि में सिंचाई की महत्ता को समझाते हुए सिंचाई या भंडारण प्रणालियाँ बताइए। किस प्रकार अंधाधुंध सिंचाई ने भारत में लगातार भूजल स्तर को गिराने के साथ ही अन्य पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो डेली 10 बजे ये वीडियो देखना ना भूलें। करंट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अति संभावित प्रश्न आ सकते हैं आपके सिलेबस से, जो
परंपरागत प्रश्न हैं उनको भी कभी कभी हम डिस्कस करेंगे, जैसा आज किया है। संपूर्ण कोर्स के लिए मुख्य परीक्षा के हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण PDF और वीडियोस कोर्स के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग कर सकते हैं। समाजशास्त्र और लोक प्रशासन विषयों से भी जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा UPPCS प्रीलिम्स 2023 और RO के लिए जो आने वाला है उसके लिए भी इसी नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।